हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी डेमो लेक्चर ऑफ योर मंथली लीगल करंट अफेयर। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मई 2026। मई में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जो हमारी क्लैट या एलिट या और भी लॉ एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उन सब चीजों के बारे में, जो भी जीके हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे पहली न्यूज जो हम देखें, अब सारी न्यूज पे जानने से पहले कभी भी जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी आपने ऑनलाइन कोई इवेंट देखा या कोई भी अगर लीगल की न्यूज आई, तो सिर्फ वो न्यूज सफिशिएंट नहीं हो जाती हमारी प्रिपरेशन के लिए। देयर इज अ वे टू स्टडी द करंट अफेयर। जैसे अगर कहीं पे कोई सीएम अपॉइंट हुआ है, तो ये एक अपने आप में एक न्यूज है कि यहाँ पे सीएम अपॉइंट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मान लो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, अगर मान लो यूपी में सीएम इलेक्ट हुए हैं, तो यूपी में वो कौन से नंबर के सीएम है? यूपी जो है वो स्टेट है या यूटी है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूपी पार्लियामेंट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देती है? जो सीएम बने हैं वो पहले किस पॉलिटिकल पार्टी में थे, या फिर जहां के वो सीएम बने हैं उन्होंने किसको सक्सीड कराया, यानी यूपी में पहले कौन सीएम था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम साथ में जब हम इस वीडियो में देखेंगे तो साइड बाय साइड हम उसे भी समझेंगे। ठीक है, अब पहली न्यूज जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती है फॉर द मंथ ऑफ मई में मिस्टर एन रंगासामी sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हमें ये तो न्यूज आ गई कि एन रंगासामी का अपॉइंटमेंट हुआ है पुडुचेरी सीएम। पहला क्वेश्चन क्या आता है, वो कौन सी टर्म है उनकी? पहली बात तो वो 5th टाइम अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब पुडुचेरी पे क्वेश्चन आ सकता है, पुडुचेरी क्या है? क्या स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई हमारे देश में कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 है, 8 यूटीज। और अब स्टेट्स तो चलो हमें पता है, ठीक है, लेकिन यूटीज गवर्न कैसे होती हैं? यूनियन टेरिटरीज। तो पार्लियामेंट का एक लॉ है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट। ठीक है, यूटीज में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो देखो न्यूज एक है कि मिस्टर एन रंगास्वामी sworn in as पुडुचेरी सीएम, लेकिन इससे कितने 4-5 क्वेश्चन बन गए कि पुडुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन सा लॉ करता है? यूनियन टेरिटरी हमारे देश में कितनी है ना? यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, तो ये थी हमारी पहली न्यूज, और उनका जो टर्म है वो 5th टर्म है। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है, मिस्टर हरि बाबू कंभमपति, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, टेक्स ओथ एज उड़ीसा 27th गवर्नर। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मिस्टर हरि बाबू कंभमपति बने 27th गवर्नर उड़ीसा के। क्वेश्चन आ सकता है उन्होंने किसको सक्सीड कराया, उनसे पहले कौन था? तो उन्होंने सक्सीड कराया मिस्टर रघुवर दास को। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आ सकता है गवर्नर कौन होता है? गवर्नर एक, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे पूरे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो हमारे प्रेसिडेंट को माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ऐसे ही गवर्नर को स्टेट का हेड माना गया है। कौन बताता है? आर्टिकल 153 बताता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑलराइट, अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो वो कहां पे बताया गया? आर्टिकल 155 और 156 में। और उनकी टर्म्स क्या होंगी? 5 ईयर, 6 ईयर, ही वर्क्स एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब कहां लिखा है? आर्टिकल 155 और 156 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उन्हें अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ने कर दिया, वो अपॉइंट हो गए, लेकिन जो उनकी शपथ होती है, जो ओथ होती है, वो कौन उन्हें एडमिनिस्टर कराता है? वो 159 में बताया गया है। कौन कराता है? जहां के स्टेट का गवर्नर अपॉइंट हुआ है, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, वहां के जो चीफ जस्टिस होंगे वो ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। जैसे यूपी में जब कोई नया गवर्नर अपॉइंट होगा, तो यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उन्हें ओथ एडमिनिस्टर कराएंगे। अब मान लो अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर जो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो एडमिनिस्टर कराते हैं। तो देखो न्यूज एक है कि मिस्टर हरि बाबू कंभमपति, उन्होंने ओथ ली एज गवर्नर ऑफ उड़ीसा। लेकिन हमने कितने 4-5 क्वेश्चन देख लिए कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? ओथ को एडमिनिस्ट्रेटर कराता है। उन्होंने किसको सक्सीड करा है? ऑलराइट, ठीक है। सो ये एक तरीका होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का।
अब आते हैं अगली न्यूज पे। अब रीसेंट न्यूज जो है ये बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ की लिमिट सेट करी है। देखो ये इशू कैसे हुआ था मैं बताता हूँ। अब जब भी किसी भी कोर्ट में कोई भी हियरिंग चलती है, कोई भी मैटर चलता है, तो क्या होता है, सुनवाई होती है, जैसे हियरिंग बोलते हैं। दोनों पार्टीज आती हैं, अपने एविडेंसेस देती हैं, अपनी दलीलें यानी आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती हैं, कोर्ट सुनता है उन्हें, फिर आखिर में कोर्ट को डिसीजन देना होता है। तो यूजुअली क्या होता है, जब ये सारी हियरिंग्स कंडक्ट हो जाती हैं तो कोर्ट क्या करता है, जजमेंट रिजर्व कर लेता है। जजमेंट रिजर्व करने का मतलब है कि कोर्ट अब कुछ दिन बाद जजमेंट लिखेंगे, जज एग्जामिन करेंगे, सारे एविडेंस को देखेंगे, फिर अपना फैसला सुनाएंगे। अब हालांकि हमारा जो सिविल लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आपको कितने टाइम में जजमेंट देनी है, फिर उसके बाद डिक्री आनी है, बट वो अलग चीज हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा था उनके अगेंस्ट जजमेंट रिजर्व करी हुई थी हाई कोर्ट ने, और 2 साल हो गए थे, जजमेंट आई नहीं रही थी। अब आप भी देखो, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, किसी को 3 साल हो गया, किसी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है या कोई किसी केस में इन्वॉल्व है और कोर्ट अपना डिसीजन ही नहीं दे रहा। अब वायलेशन भी है ये हमारे इन अ वे राइट्स का, है ना, स्पीडी प्रोसेस का, स्पीडी ट्रायल का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को कंसिडर करके कुछ गाइडलाइंस प्रेजेंट करी जो कि सभी हाई कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है, यानी अब सब हाई कोर्ट्स को उन डिसीजंस को, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब क्या करा है कि जब भी कोई भी हाई कोर्ट जजमेंट रिजर्व करेगा तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 मंथ का लगा दिया गया है कि भाई 3 महीने के अंदर आपको जजमेंट सुनानी है। अब देखो, जब भी कोई कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो जजमेंट में ना काफी पूरी चीजें लिखी होती हैं, केस के फैक्ट क्या हैं, पार्टीज ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए, क्या एविडेंस दिए, उनके हिसाब से क्या क्या लॉ ऑफ द लैंड है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, फिर क्या डिसीजन आएगा। तो पूरा एक बहुत सारे पेजेस में जजमेंट आती है। तो कोर्ट ने क्या बोला, आपको 3 महीने के अंदर जजमेंट सुनानी है। अब बहुत बार क्या होता है, कोर्ट क्या बोलता है कि हम अपना फाइनल ऑर्डर प्रोनाउंस कर देते हैं, ऑपरेटिंग पार्ट जिसे बोला जाता है, और जजमेंट बाद में दे देंगे। मतलब कि अगर मान लो कोर्ट को किसी को लेट्स से इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर करनी है, तो बहुत बार होता है कोर्ट ऑपरेटिव पार्ट बोला जाता है जजमेंट को, जो मेन बात बोलता है कि क्या फैसला है, कि क्या पार्टी को पैसे देने हैं, या क्या पार्टी जेल में जाएगी, या क्या पार्टी को एक्विट कर दिया गया यानी बाइज्जत बरी। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या बोला कि 3 महीने के अंदर आपको जजमेंट सुनानी है। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर आप ऑपरेटिंग पार्ट प्रोनाउंस कर देते हो तो उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको पूरी जजमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, और कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर मान लो किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर ली और 4 महीने हो गए, जजमेंट आई ही नहीं है, जजमेंट दे ही नहीं रहे, तो पार्टीज क्या कर सकती हैं, 4 महीने के बाद वो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्लाई कर सकती हैं कि भाई किसी और जज के पास मैटर ट्रांसफर कर दिया जाए। पार्टीज को ये राइट दिया गया। तो ये तो हो गई नॉर्मल केसेस में बात कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। लेकिन बेल से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनके लिए कोर्ट ने स्पेशल गाइडलाइंस दी। क्योंकि देखो, बेल के मैटर पे अगर कहीं पे हियरिंग हो रही है तो बेल का मतलब क्या है, अगर बेल कोर्ट ने नहीं दी तो यानी बंदा जेल में रहेगा, लॉकअप में रहेगा, जैसे भी पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, है ना। अब क्रिमिनल केसेस में या जहां पे किसी पर्सन की लिबर्टी की बात आती है तो कोर्ट थोड़े कॉशियस होते हैं। ऑब्वियसली आप देखो, किसी की फ्रीडम ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अगर हम किसी को जेल में डाल रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या बोला, अगर बेल एप्लीकेशन की बात आएगी तो सेम डे आपको ऑर्डर सुनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप रिजर्व करके बैठ जाओ, सेम डे सुनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने रिजर्व करा है तो आपको नेक्स्ट डे तक अपलोड करना पड़ेगा, यानी 1 दिन के अंदर आपको बेल एप्लीकेशन के केसेस में अपना डिसीजन दे देना है। और दूसरी और चीज क्या बोली कि अगर मान लो कोर्ट ने बेल ऑर्डर कर दी तो आपको इमीडिएटली रिलीज करना पड़ेगा। मतलब कि मैं बताता हूं प्रोसेस क्या होता है। अगर कहीं पे कोर्ट में हियरिंग चल रही है बेल के ऊपर, तो कोर्ट ने बोले चलो हम इसे बेल दे देते हैं, तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से, अगर वो बंदा जेल में था, रिहा नहीं होता, पूरा एक प्रोसेस होता है। कोर्ट का ऑर्डर आता है, ठीक है, फिर कोर्ट आपका जेल अथॉरिटीज को भेजता है, फिर उनकी एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, फिर उससे बॉन्ड वगैरह भरवाए जाते हैं, श्योरिटी जिसे बोल दिया जाता है ना। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस होता है। बहुत बार इनमें दिन भी लग जाते हैं अगर जो बंदा जेल में है वो सफिशिएंट सिक्योरिटी या श्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। श्योरिटी या सिक्योरिटी ऐसे गारंटी प्रोवाइड करी जाती है कि भाई मेरी जिम्मेदारी ये ले रहा है, अगर मैं बेल के बाद कहीं भाग गया तो आप या तो जो पैसे दिए हैं वो फॉरफिट कर लेना, या ये मेरी गारंटी ले रहा है।
ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो कोर्ट ने बोला भाई अगर बेल ग्रांट करी जा रही है तो अब इमीडिएट रिलीज होगा, आपको बेल ऑर्डर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा इमीडिएटली जेल अथॉरिटीज को कि भाई बेल दे दी गई है, ठीक है। तो या तो सेम डे रिलीज होना है या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे। तो ये कुछ मच नीडेड गाइडलाइंस या क्लैरिटी थी स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड या स्पीडी प्रोसेस से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्लैरिफाई करी थी। ऑलराइट, इस केस का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, पीला पहन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, एक जजमेंट आया। अब अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने भाई जजमेंट पे 3 मंथ्स की लिमिट लगा दी, और अगर क्लैट में पैसेज आ गया पूरा और उसमें 5 क्वेश्चन आ गए, तो आप कैसे आंसर करोगे? आपको तो पता ही नहीं ना, आपने तो सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ्स की लिमिट सेट करी हुई है। इसीलिए यही तरीका होता है जब हम कोई भी लीगल या कोई भी नॉन लीगल न्यूज भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ मेन न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, उसमें 4-5 चीजें हमें और इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ेगी, और जैसे टाइम बाय टाइम हम वो चीज पढ़ेंगे तो हमारी उसमें कंसिस्टेंसी और जितना ज्यादा हम करेंगे टाइम टू टाइम, उतना ज्यादा हम उसमें बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, जैसे 3 महीने की लिमिट लगा दी, 3 महीने की लिमिट तो लेट से किसी ने फॉलो नहीं करी तो क्या होगा, पहले क्या रूल था, है ना। अब इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। हालांकि आगे एक न्यूज है जहां हमने वो कवर अप करेंगे, लेकिन ऐसे भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आती हैं, क्या वो बाइंडिंग होती है? क्या वो सब हाई कोर्ट से बाइंडिंग होती है? यस, वो सब हाई कोर्ट से बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगली न्यूज पे। अब ये वाली न्यूज गाइस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर आप कहीं लॉ कॉलेज में इंटरव्यू देने जा रहे हो, जहां पे इंटरव्यू एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, वहां पे आपसे करंट अफेयर स्कैन कर ली जाती है इंटरव्यू, कौन चीफ जस्टिस है, कितने हाई कोर्ट हैं, कितनी स्टेट हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी मंथ मई में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब टोटल कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? 38 है, 37 + 1 यानी 37 सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिन्हें प्यूनी जजेस भी बोला जाता है, एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के वी हैव टोटल 38 जजेस। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब अगर ये न्यूज आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्रीज हो गए, तो अब इस न्यूज को हम कैसे टैकल करेंगे? पहला, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कितने जजेस हो चुके हैं। अच्छा, 38 हो गए, तो पहले क्या स्ट्रेंथ थी? पहले 34 थी, 33 + 1 33 सुप्रीम कोर्ट प्यूनी जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो 33 + 1 थी, ये कब इंक्रीज हुई थी या ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 2019 में लास्ट इंक्रीज हुआ था, तो 2019 में 34 हो गई थी टोटल स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ये जो इंक्रीज होती है जजेस की स्ट्रेंथ में, कौन करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकता है? नहीं, एक लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट करके, ठीक है, तो उसके थ्रू जजेस इंक्रीज करे जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे? आई थिंक इट वाज 7, राइट। सुप्रीम कोर्ट कहां पे दिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में। हमने अपनी लास्ट न्यूज में भी ये चीज कवर करी। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में। क्यों? क्योंकि तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया था। और किस पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 5 के अंदर आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है किसी भी न्यूज को कवर करने का। ठीक है, तो अभी इस न्यूज में हमने क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी गई, 37 + 1, अब टोटल 38 हो गए। अब अगली न्यूज देखें तो सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेस परमानेंट विमेन वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जैसे हर एक हाई कोर्ट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपनी एक एसोसिएशन होती है, जिन्हें बार एसोसिएशन बोला जाता है। जब आप प्रैक्टिस में आओगे, जब आप कॉलेज के बाद इंटर्नशिप्स करोगे या जब प्रैक्टिस करोगे, तब आपको इन सब चीजों के बारे में पता लगेगा। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की अपनी बार एसोसिएशन है, जिसे SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बोला जाता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज करा है कि उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट की एग्जिस्टिंग पोस्ट है, उसी के साथ साथ
एक विमेन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट प्रपोज कर दी जाए, ठीक है। तो ये इस साल से एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा 27 टू 28 यानी 2027 टू 2028 वाली साइकिल से, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इलेक्टोरल साइकिल से एप्लीकेबल होगा। अब क्या ये जो ओरिजिनल पोस्ट थी ये अब रहेगी या नहीं रहेगी? ये रहेगी, ये एक एडिशनल बनाई है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट होके आएगा वो सिर्फ वुमेन हो सकती है, यहाँ पे वुमेन भी हो सकती है, मेन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूज हमें पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA की फुल फॉर्म क्या है, ऑलराइट। क्योंकि रिसेंटली अभी लास्ट टू लास्ट मंथ हमारे न्यूज में भी काफी आ रहा था, पार्लियामेंट में डीलिमिटेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर बात हो रही थी, तो उसी से रिलेट करके ये चीजें पूछी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रपोज करा था, है ना, कि एक विमेन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए, ऑलराइट। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अब ये न्यूज स्पेसिफिकली लीगल एरिना से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी इकोनॉमिक साइड हो जाती है, बट वी ऑल नो कि अभी रिसेंटली क्या पिछले 4-5 महीनों से हम सबको पता है, वी आर ऑल अवेयर कि LPG का शॉर्टेज हो रहा है ड्यू टू द टसल गोइंग ऑन बिटवीन US, ईरान, इजराइल इंटरनेशनली, राइट। तो उनकी वजह से हमारे यहाँ भी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, अक्रॉस द ग्लोब चीजें इफेक्ट हो रही हैं, ऑलराइट। तो लास्ट मंथ हमारा, अब जैसे हमारे लीडर ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हम सबसे रिकमेंड करा था कि ट्रैवल कम करें, गोल्ड कम परचेज करें, ठीक है। क्यों? उसका रीजन क्या था? क्योंकि हमारी कंट्री में गोल्ड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है, तो अब जब इंपोर्ट होता है तो उस पर टैक्स भी लगता है, तो जो पहले 6% था वो देखो 15% कर दिया, जिसमें से 10% जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 5% जो है वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के नाम पे इम्पोज करा जा रहा है। 6 से 15 हो गया है। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आएगा कि 6 से 15 हो गया, ये आ सकता है कितना है करंटली 15, आपको पता होना चाहिए। पहले कितना था? 6% था, आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है, इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, हमारी कंट्री में कौन सी ऐसी चीज है जो नंबर 1 पे है एज अ इंपोर्ट आइटम? तो आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो चीज इंपोर्ट हो रही है वो क्रूड ऑयल है। अभी हम सब फेस भी कर रहे हैं कि एकदम से 7-8 रुपीज का इंक्रीज हुआ है ना, पेट्रोल प्राइसेस में, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करती है हमारी कंट्री, सबसे ज्यादा जो चीज इंपोर्ट हो रही है हमारी कंट्री में दैट इज क्रूड ऑयल, ठीक है। एंड जितना भी गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 9% काउंट होता है हमारे इंपोर्ट बिल का, यानी जितने भी हमारे इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट एक्सपेंसेस हैं, 9% अकाउंट फॉर ओनली गोल्ड एंड सिल्वर दीज आइटम्स, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज हमारी स्पेसिफिकली लीगल टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि 6% से 15% इंपोज कर देना एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, ऑलराइट। अब आते हैं नेक्स्ट जो लीगल न्यूज है हमारी, जिसमें क्या बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन कास्टिएस्ट रिमार्क इनसाइड प्राइवेट रेजिडेंस। अभी बताता हूं मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है। अब हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोगों के मन में या देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, ठीक है। तो एक लॉ है हमारी कंट्री में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC/STs एक्ट, ठीक है। तो कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेट करता है किसी के अगेंस्ट, ह्यूमिलेट करता है किसी को, जानबूझ के इंसल्ट करता है ना, जो कर रहा है वो SC और ST कम्युनिटी का नहीं होना चाहिए, और वो ह्यूमिलेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, इंसल्ट कर रहा है किसी SC या पर्सन को जो SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंट्री में एक लेजिस्लेशन भी है, ठीक है। अब उस लेजिस्लेशन में अगर किसी को हमें लायबल करना है तो एक रिक्वायरमेंट दी गई है कि जो इंसल्ट करी गई, जो डिस्क्रिमिनेट करा गया है ना, तो वो चीज एक तो इंटेंशनल होनी चाहिए, इंटेंशनल, और दूसरा वो पब्लिक व्यू में आनी चाहिए। तो यहाँ पब्लिक व्यू पे कोर्ट ने बात करी, तो कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप प्राइवेट रेजिडेंस, अब देखो पब्लिक प्लेस और पब्लिक व्यू दो अलग चीजें हैं। पब्लिक प्लेस हो सकती है कोई भी बार, रोड का चौराहा भी पब्लिक प्लेस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप प्राइवेट रेजिडेंस में, राइट,
किसी पे कमेंट कर रहे हो या कास्ट स्लर थ्रो कर रहे हो किसी पे, तो वो इस लॉ के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो पब्लिक व्यू में कंसिडर नहीं करा जा सकता, क्योंकि देवर मेड इनसाइड अ प्राइवेट होम। ठीक है, क्योंकि लॉ के हिसाब से वो पब्लिक व्यू में आनी चाहिए। अब पब्लिक व्यू का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक प्लेस, कि अगर मान लो किसी बिल्डिंग में, तो आप तो बोलोगे वो तो प्राइवेट स्पेस है, एक घर में अगर बहुत सारे लोग हैं, नहीं, तो वो पब्लिक व्यू में आ जाएगा। पब्लिक व्यू की रिक्वायरमेंट ये है कि मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अगर वो एक्सेस कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं इंसिडेंट को, तो वो पब्लिक व्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऑप्शन में आ जाए पब्लिक प्लेस या पब्लिक व्यू, तो हमें क्या करना है, पब्लिक व्यू। ठीक है, SC ST एक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक्ट क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये न्यूज हमें पता होनी चाहिए। किन सेक्शन से रिलेटेड बात करी गई थी, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज R, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज S। ठीक है, तो अगर पब्लिक व्यू में काउंट होगा तो आपकी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी इंसल्ट कर रहा है, जो भी ह्यूमिलेट कर रहा है, जो भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ठीक है, और इस केस का नाम क्या है, गुंजन गिरिजा कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। केस का नाम शायद हमारे लिए इतना, अगर हम भूल भी जाए, इतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि पब्लिक व्यू, पब्लिक प्लेस में हमें कंफ्यूज नहीं होना। ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी और SC ST एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वो एक्ट किससे डील करता है और उसमें कौन कौन लायबल हो सकता है। ठीक है, पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ SC ST कम्युनिटी। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं न्यूज को पढ़ने के। तो हमने हेडलाइन के साथ साथ 3-4 कंसेप्ट भी देखे कि एक न्यूज से कौन कौन सी चीजें निकल सकती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट न्यूज। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सबको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, अब जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वी सी पीपल ऑफ मेनी रिलीजन, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई शायद किसी और रिलीजन का भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबके जो पर्सनल लॉ जिन्हें बोला जाता है, या जो रीति रिवाज जो घरों में चलते हैं या रिलीजन में चलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, वो सबके अलग होते हैं। अगर जैसे लेट्स से कोई हिंदू मैन या वुमेन की डेथ होती है, तो उसकी डेथ होने पे जो डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, कि बेटे को मिलेगी, बेटी को मिलेगी, कितना मिलेगा, वो हिंदू लॉ के हिसाब से होता है, जो हमारे हिंदू लॉ में बोला गया है। अगर वहीं पे कोई मुस्लिम मैन या वुमेन हो, उसका जो डिसाइड होता है वो मुस्लिम लॉज के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, ऐसे ही सब कम्युनिटीज का, सब रिलीजन का अपने लॉज के हिसाब से ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं गवर्न होती है, पर्सनल लॉज। अब यहाँ पे यूसीसी की रिक्वायरमेंट कैसे आती है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि भाई एक सोसाइटी में अगर लेट्स से 5 रिलीजन, 5 धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उनको सेम तरीके से गवर्न करा जाएगा। ठीक है, किसी का रिलीजन का पर्सनल लॉ कुछ चीज कह रहा है, शायद दूसरे रिलीजन का पर्सनल लॉ उल्टी चीज बोले, किसी को लगे कि हमारे रिलीजन में कम अमाउंट ऑफ मनी या हमें कम फायदा हो रहा है, शायद दूसरे रिलीजन में उस चीज को ज्यादा फायदा हो रहा। आई एम नॉट टेकिंग नेम्स ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू एक्सप्लेन यू गाइस। ठीक है, तो लोगों को ये भी लग सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज एनविसाज करी गई थी कि हमें अपनी सोसाइटी को ऐसे बनाना है कि हमारे सारे लोग एक ही कोड से गवर्न हो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि जहां पे यूसीसी एप्लीकेबल होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहां पे पर्सनल लॉज अब अप्लाई नहीं होंगे रिलीजन के बेसिस पे, मैरिज पे या सक्सेशन पे। ठीक है, लॉ लिख सकता है किस किस चीजों पे अप्लाई होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, किसी सक्सेशन पे लगेगा या मैरिज रिलेटेड बातों पे लगेगा, चीजों पे लगेगा, राइट। ठीक है, तो ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इस मंथ यानी मई में असम ने अपनी असेंबली में यूसीसी बिल को पास कर दिया, तो असम में अब यूसीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमारे लिए एक तो ये न्यूज हो गई, हमें पता होनी चाहिए कि असम में यूसीसी अब पास हो चुका है। अब इससे न्यूज कैसे बन सकती है या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक न्यूज आ गई कि असम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा, क्या इससे पहले कोई और स्टेट थी जिसने यूसीसी पास करा हुआ है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो स्टेट थी वो थी, दैट वाज उत्तराखंड। मैं यूनाइटेड किंगडम बोलने वाला था अभी, ठीक है,
उत्तराखंड थी, उसके बाद आई थिंक गुजरात ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा है। तो असम जो है वो थर्ड स्टेट है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात करी गई है? करी गई है। कहां पे करी गई है? आर्टिकल 44 में। डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उनमें डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट में? देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं होते, यानी कि अगर जो भी चीज डीपीएसपीज में फॉल कर रही है, अगर स्टेट वो चीज नहीं कर रही, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई आपको वो चीज करनी चाहिए थी, वो राइट का वायलेशन है, या आप वो चीज ऑब्लिगेटेड हो करने के लिए। ठीक है, हालांकि स्टेट्स की ड्यूटी है या स्टेट्स को स्ट्राइव करना है वो चीजें अचीव करने के लिए एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो एनफोर्सेबल नहीं है। वेयर ऑन दी अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, यही मेजर डिफरेंस है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल होते हैं, मतलब कि कल को अगर मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, मैं कोर्ट में उसे घसीट सकता हूं, मैं कोर्ट में उसे ले जा सकता हूं कि भाई तूने मेरा फंडामेंटल राइट क्यों वायलेट करा। ठीक है, तो असम वॉज द थर्ड इंडियन स्टेट, और नॉर्थ ईस्ट में वो पहली है। वैसे इंडिया में पहली उत्तराखंड है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ऐसा नहीं है कि असम में सब पे वो लागू हुआ है, एग्जेम्पशन दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले मेंबर्स को। ठीक है, क्योंकि उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। कौन से शेड्यूल में? 5th और 6th शेड्यूल में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है। आई थिंक देयर आर 12, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे 8 शेड्यूल थे। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि सर जैसे ये असम वाली न्यूज बताई तो इसमें शेड्यूल कितने हैं, ओरिजिनल कितने थे, है ना, कि एक न्यूज आएगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो वो आप जब धीरे धीरे पढ़ोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपको समझ आने लग जाएगा कि कोई भी न्यूज है उसको जज कैसे करना है, उसको स्टडी कैसे करना है, तब चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। आप चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए जो भी आप नोट्स बनाते हो उसमें लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। जैसे मान लो यहाँ आपने लिखा कि भाई असम में यूसीसी आ गया। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने कलरफुल आप नोट्स बनाते हो, सो दैट बाद में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक एरो डाल के लिख लिया। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? यूके थी, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, कौन से आर्टिकल में बात करी गई कॉन्स्टिट्यूशन का? वो 44 है। ठीक है, अब ये जो 44 है ये किस में आता है, या यूसीसी का जो टॉपिक है ये किस में आता है? ये टीपीएसपीज में आता है। टीपीएसपी कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? ठीक है, टीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब ये जो असम में यूसीसी आया, क्या इसमें किसी को छूट दी गई? हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स को। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर जो उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो अभी तो जैसे मैंने ये चीज पढ़ी है, मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई तो मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में ना आए, दैट इज फाइन, वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा। बट हमें इस डेमो लेक्चर के बाद हमें पता लग जाना चाहिए कि अगर हम कोई न्यूज देख रहे हैं तो उस चीज को हमें कैसे स्टडी करना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो यहां तक पहुंचने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि न्यूज की स्टडी कैसे करी जाती है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, हो सकता है इसमें से 1-2 पॉइंट आप भूल जाओ, दैट इज फाइन। ठीक है, हर चीज हम नहीं समझ सकते, हर चीज नहीं याद कर सकते, हर चीज हमें नहीं पता हो सकती, दैट इज फाइन, दैट इज ह्यूमन फैलिबिलिटी। ठीक है, लेकिन न्यूज को पढ़ने का तरीका क्या है, हमें वो समझ आ गया, या ये तरीका होता है किसी भी न्यूज को पढ़ने का। और ये सिर्फ क्लैट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जितने भी आप देखोगे, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, है ना, वो सभी यही तरीका बताते हैं कि न्यूज पढ़ने का। मुझे भी ऐसे बताया गया था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आज भी मैं ऐसे ही, मुझे कोई न्यूज पढ़नी होती है मैं भी यही ट्रिक अप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने डेवलप करी है, सभी जितने भी अच्छे टीचर्स हैं यही बोला करते थे। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको अब कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आपको भी इसी तरह से स्टडी करनी है जो भी आप न्यूज देखो। ठीक है, अब देखो ये वाला जो लॉ है पॉलीगैमी बैन करता है। पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादी करना एक पार्टनर से। ठीक है, मैंडेट करता है कि मैरिज हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यूसीसी सारी चीजों पे लग सकता है, पर्सनल लॉ की लिखा होता है उसमें कि हम कौन कौन सी चीजें गवर्न करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एक रिलीजन में 2 शादी, एक रिलीजन में 3 शादी अलाउड है, एक में 4, एक में एक भी नहीं है ना। तो एज अ लीडर, एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। तो फिर हो सकता है स्टेट यूसीसी लगा दे कि भाई सबको एक शादी करनी है।
या ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी शादी नहीं करेगा, सब ऐसे ही रहेंगे, या सबको हो सकता है 2 अलाउ कर दे, वो स्टेट के ऊपर है। पॉइंट ये है कि सब यूनिफॉर्मली गवर्न होंगे, किसी के लिए कोई चीज ऊपर कोई चीज नीचे नहीं है, सब यूनिफॉर्मली गवर्न होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज कौन सी है? ओके, नेक्स्ट न्यूज इज 2022 में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, 2020 में कर्नाटक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था हिजाब बैन से रिलेटेड। वो काफी इशू भी क्रिएट हुए थे, है ना, काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी, प्रोटेस्ट हुई थी, ठीक है। तो अब वो ऑर्डर को रिवोक कर लिया गया है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज बैन करी गई थी, कौन कौन सी चीज अलाउ है, किस पे अप्लाई होता है, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट स्कूल्स जो भी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, और प्री यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पे भी अप्लाई होता है, ऑलराइट, ठीक है। अब कौन कौन से सिंबल्स को परमिट कर दिया गया है, क्योंकि सब रिलीजन के होते हैं, जैसे मैं हिंदू रिलीजन को शायद मैं कलावा पहनता हूँ, कोई जो मुस्लिम रिलीजन का होगा वो अपना उसका अलग रिलीजन सिंबल होगा, जो सिख होगा वो शायद कड़ा पहनेगा, फिर उसका भी कोई अलग रिलीजियस सिंबल होगा, ठीक है। सबके अलग हो सकते हैं, जैसे हिंदूज में काफी होते हैं, जैसे मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, कलावा होता है, रुद्राक्ष पहनते हैं बहुत लोग, मालाएं पहनते हैं, ऐसे ही सब रिलीजन में अपना अपना कुछ रिलीजियस सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो परमिटेड सिंबल्स जो है, जैसे हिजाब, टर्बन यानी पगड़ी को बोला जाता है, जैसे जो सिख्स होते हैं उनमें टर्बन बोला जाता है, रुद्राक्ष हो गए, जैन आई डोंट नो शायद जैन्स में होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलराइट। सो द पॉइंट इज कि जो बैन लगाया था 2022 में, अब उसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, ये है जो बात कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट लॉ। अब देखो, हम सबको पता है कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में चीजें आ गई, फिर वो तो इलेक्शन कमीशन में अपने सारे बंदे भेज देगा, और फिर तो बस सरकार बदलेगी नहीं, वही सरकार चलती रहेगी, ठीक है। तो पहली बात तो पता होनी चाहिए कि इलेक्शन की अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को दी गई है। कौन सा आर्टिकल बात करता है? दैट इज 324, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आते हैं, यानी कि वो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब देखो, यहां पे बताया गया था कि जो अपॉइंटमेंट होगा इलेक्शन कमिश्नर्स का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है बाय मेकिंग अ लॉ। अब जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे अब तक, वो एग्जीक्यूटिव बेसिस पे हो रहे थे, और एज सच कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो डील कर रहा था। तो 2023 में एक अनूप बनरवाल करके एक जजमेंट आई थी कोर्ट की, काफी लैंडमार्क जजमेंट है इलेक्शन रिलेटेड और राइट टू वोट से रिलेटेड भी, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया कि उसमें बोल दिया गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे, उनको जो अपॉइंट करने का पैनल होगा, भाई किसी को अपॉइंट करना है तो जैसे हम कहीं इंटरव्यू करने देने जाते हैं, आप लोग भी जाओगे, तो पैनलिस्ट होते हैं, 3 बंदे हो सकते हैं, 4 बंदे हो सकते हैं, 2 बंदे हो सकता है, एक ही हो। तो उस पैनल में 3 लोग होंगे, एक होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप देखो यहां से तीनों ऑर्गन्स आ गए, ठीक है। मतलब कि ये कंट्री के लीडर है, रूल कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन लीडर है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच हमें दिखाई दे रही है। फिर क्या हुआ? फिर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया गया। फिर अब लॉ जजमेंट में बोल दिया गया था कि वो इंटरिम अरेंजमेंट उन्होंने दिया था कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तब तक के लिए ये रूल लागू होगा, ये वाला जो बैलेंस करके लिखा है यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का। फिर उसके बाद एक्ट आ गया 2023 वाला। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया, यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया इसमें लिख देगा कि जो अपॉइंट करने की पावर है, या पैनल में सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कोई यूनियन मिनिस्टर होंगे नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यही चीज अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी हाईलाइट करी। कोर्ट ने बोला कि ये जो अरेंजमेंट है, ये देख के हम नहीं कह सकते कि भाई ये इंश्योर कर रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भाई अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने अपना बंदा ही नॉमिनेट कर दिया, है ना, और लीडर ऑफ अपोजिशन तो अकेला है, तो ये तो 2:1 का रेशियो हो गया। तो अब इसमें क्या था, इसमें देखो हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी से मिला हुआ है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन देंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपना डिसीजन देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना डिसीजन देंगे, ठीक है। हो सकता है तीनों अग्री करे, हो सकता है ना करे, बट हम ये नहीं कह सकते कोई किसी से मिला हुआ है।
लेकिन यहाँ पे आप इस पैनल में देखो, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो पीएम खुद भी आ रहे हैं और खुद ही नॉमिनेट करके भेज रहे हैं। हालांकि हो सकता है वो बंदा इम्पार्शल हो सकता है वो बंदा ठीक हो, लेकिन इस अरेंजमेंट को देख के एक इंप्रेशन जा रहा है, एक इंप्रेशन आ रहा है पब्लिक में कि भाई ये शायद इन्फ्लुएंस हो सकती है, ये बायस हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज को बोला था, ठीक है। और इलेक्शन बीइंग इंटीग्रल प्रोसेस टू एनी डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर जो हेड होते हैं उस इलेक्शन कमीशन के, अब उनके में अपॉइंटमेंट में ऐसा कॉल्यूजन के अगर इंप्रेशन आ रहा हो तो फिर वो तो किसी भी कंट्री के लिए गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि न्यूज है। अब हम मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उन न्यूज को कवर कर चुके हैं। अब ये जो न्यूज है इनके बारे में हमें बस अवेयर होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जैसे जनवरी फरवरी के अराउंड हमारी कंट्री में यूथनेशिया का पहला केस आया था, तो जन फेब की करंट अफेयर के हिसाब से यूथनेशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। बट अगर ये न्यूज आ गई तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया परमिट करा। अब पहले बात तो आपको पता होना चाहिए यूथनेशिया क्या होता है। यूथनेशिया होता है बेसिकली मर्सी किलिंग, जहां पे यूजुअली क्या होता है, अगर मान लो कोई बेड रिडन है, किसी को कोई बीमारी है, ठीक होने के चांस नहीं है, वेजिटेटिव स्टेट में है सालों साल, ठीक है, तो यूथनेशिया बोलता है कि उसमें एक इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उसको उसकी डेथ हो जाती है। इसे गुड डेथ बोला जाता है क्योंकि उसमें कोई पेन सफरिंग नहीं होती। और इसका पर्पस ये नहीं होता कि किसी को जान से मार दिया जाए। इसका पर्पस ये होता है कि भाई जो बंदा तड़प रहा है, जो बंदा का अब लाइफ जिसे हम बोलते हैं जीना, बहुत सारे प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करना, वो बंदा नहीं कर पा रहा, तो उसकी अब जो वो एगनी है, वो जो उसकी सफरिंग है उसको प्रोलॉन्ग ना करे, ठीक है, तो कट शॉर्ट करके अपना यूथेनेशिया दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा, परमिट करा बेसिकली यूथेनेशिया, जो कि डेंजरस डॉग है, इनक्योरेबली इल है, उन लोगों के लिए, ठीक है। और एनिमल रिलेटेड ये सारे जितने भी प्रोविजंस है ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में गवर्न होते हैं, ठीक है। कोर्ट ने क्या बोला, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, ऑलराइट, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, मान लो एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए, ठीक है। अब पूछा जा सकता है क्या इंडिया में ह्यूमंस के लिए अलाउड है यूथेनेशिया? अलाउड है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया। पूछा जा सकता है पैसिव यूथेनेशिया क्या है। पहला केस कौन सा हुआ था पैसिव यूथेनेशिया का? फरवरी के अराउंड हुआ था, हरीश राणा का केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या आपकी फेब की करंट अफेयर्स में आई एम श्योर आपने कवर करा होगा, ऑलराइट, फेब मार्च की करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये एक न्यूज थी और इस न्यूज को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं वो थोड़ा उसका एक तरीका था। अब ऑनलाइन गेमिंग आजकल हम सबको पता है, पता नहीं कितने कितने गेम्स आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब जीएसटी तो लग रही है, तो ऑनलाइन गेमिंग्स पे 28% अब जीएसटी लेवी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आ सकता है, अब उन्हें लेवी कैसे करा जा रहा है? उन्हें एज अ टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पे तो दो न्यूज हो गई है ना। और अगर मान लो कोई रेलेवेंट चीज नहीं मिली तो उठा के पूछ लेंगे जीएसटी कौन सी अमेंडमेंट से आया था, जीएसटी कौन से एक्ट से गवर्न होता है, कौन सा एक्ट होता है? जीएसटी एक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, आई थिंक 2017। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट थी, कौन से नंबर की? 103, 104, 105, 106, जिसने इसको जीएसटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। तो ये जो एक तरीका होता है न्यूज पढ़ने का। अब ऐसे तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा यार ऐसे तो कहीं से कुछ भी बन जाएगा। हाँ, ऐसे कहीं से कुछ भी बन सकते हैं, बट हमें जो चीजों की अप्रोच रखनी है वो रखनी है जो मोस्ट रेलेवेंट हमारे लिए हो सकते हैं, जो हमें लग रहा है मोस्ट रेलेवेंट है लीगल अरीना से स्टिक करते हुए, ठीक है। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैबिट बन जाएगी, चीजें डेवलप हो जाएंगी, डोंट वरी एट ऑल, ऑलराइट, ठीक है। अब एक और ट्रॉमा केयर, देखो ट्रॉमा केयर को रिकॉग्नाइज करेगा आर्टिकल 21। हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 21 किसकी बात करता है। बेसिकली आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ की। ये अकेला ऐसा राइट है, ऐसे बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम पे, लेकिन ये राइट ऐसा है जिसका एम्बिट बहुत बड़ा है, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, नो पर्सन शेल बी, क्या बोलते हैं, मैं भी उसकी बेयर रीडिंग भूल गया, ठीक है। नो वन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है।
तो इसके अपने इंटरप्रिटेशन है। राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें कोर्ट ने इंक्लूड करी है, तो अब ट्रॉमा केयर को भी डाल दिया गया। कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या बोला केस में कि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे नंबर है ना, जैसे पहले शायद 100 होता था पुलिस का, अब शायद 101 या 102 हो गया। फायर ब्रिगेड का ये 100, 102, 103 इन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं। तो कोर्ट अब कंफ्यूजिंग है, तो कोर्ट ने बोला इन सबको एक नेशनल इमरजेंसी नंबर में इंटीग्रेट करो, 112, 112 में विद इन 3 मंथ्स। जैसे हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना, अमेरिका में कुछ हो जाता है, कॉल 911, 911, ठीक है। तो शायद हमारे यहाँ भी अब ऐसा हो जाएगा, कॉल 112, कॉल 112। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और कोर्ट ने क्या बोला है कि हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट इशू गाइडलाइंस विद इन 8 वीक, ठीक है। गाइडलाइंस देनी है 8 वीक के अंदर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बाकी न्यूज के कंपैरिजन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ट्रॉमा केयर आर्टिकल 21 कौन सी हेल्पलाइन नंबर है जिसमें हम इंटीग्रेट होंगे, 112 ए लिस्ट में तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए कि कौन से नंबर को कोर्ट ने इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, किस डायल नंबर में, ठीक है। अब गुड समैरिटन रूल्स क्या होते हैं, ये देखो अमेरिका से आया है कंसेप्ट समैरिटन रूल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या बोलता है, जैसे बहुत बार होता है लोग अगर रोड पे किसी को देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ज्यादातर केसेस में स्पेशली इन आवर कंट्री लोग नहीं जाते मदद करने, उन्हें लगता है कि यार हम फंस जाएंगे, राइट। बहुत बार होता है ना, लोग अवॉइड करते हैं किसी की हेल्प करना भी। तो गुड समैरिटन रूल्स जो होते हैं, तो उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो होते हैं, ठीक है। और उन्हें भी आर्टिकल 21 से ही लिंक कर दिया जाता है, ठीक है, कि भाई एक तो बेचारा मदद कर रहा है, आप उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटा रहे हो, राइट, ठीक है। अब आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट न्यूज फॉर आवर मंथली लीगल करंट अफेयर। देखो ये हमारे लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली एलिट के लिए, क्योंकि इससे शायद ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिक्किम स्टेट जो है वो इंडिया की पहली स्टेट बनी है जहां जुडिशियरी पूरी पेपरलेस है, यानी जो भी आप फाइल कर रहे हो, जो भी आपको कोर्ट को देना है, सब कंप्यूटराइज है, सब आपको ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा, पेपर का यूज यानी जो लिख के कुछ फाइल करना नहीं होगा। तो ये एक अचीवमेंट बन जाती है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। हालांकि हम बहुत देरी से चीजें हो रही हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हालांकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उस हिसाब से ये चीजें जल्दी कवर हो जानी चाहिए थी, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट ठीक है, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, डिलेज हो जाते हैं, ऑलराइट, केसेस का लैग है, तो उस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है सिक्किम को कि वो बन गई है पहली स्टेट विद पेपरलेस जुडिशरी, ऑलराइट। सो दिस इज लास्ट स्लाइड। इसमें आपको दिया गया है कि बेसिकली टेड टर्नर जो सीएनएन के फाउंडर थे, उनकी डेथ हो गई थी ओबिचुरीज में, ठीक है। और मिस्टर बीसी खंडूरी, ही वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, 2 टर्म्स तक वो रहे थे, यूनियन मिनिस्टर भी थे। तो दीज टू पर्सनैलिटीज they left us in the month of May, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लीगल करंट अफेयर्स ऑफ मंथ में। तो इस वीडियो में हमने काफी सारी न्यूज के बारे में जाना, क्या अप्रोच रखनी है हमें न्यूज को समझते हुए। हमने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यूज आ गई सुप्रीम कोर्ट के लेफ्ट से जजेस इंक्रीज हुए वो सिर्फ वही हमें पढ़ना है, नहीं, पढ़ने का तरीका क्या है। एक न्यूज आई, पहले क्या थे, किस लॉ से गवर्न होता है, कौन बढ़ाता है, पार्लियामेंट स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। हर एक न्यूज में अलग क्राइटेरिया हो सकता है, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी अप्रोच होगी वो चीज आपकी इंप्रूव हो जाएगी। डोंट वरी एट ऑल, ऑलराइट, सी यू गाइस।